अनचाहा बंधन पार्ट 2। अथर्व की बात सुनकर प्रियांशी के कानों में अपनी बहन दीपाली की बातें गूंजने लगी थीं। जब वह अस्पताल के उस वार्ड में अपनी आखिरी सांसें गिनती हुई, प्रियांशी का हाथ थामे हुए सिसक रही थी। दीपाली ने अपनी पीली पड़ चुकी उंगलियों से प्रियांशी की कलाई को कसकर भींच लिया था। उसके फटे हुए होठों से सिर्फ एक ही विनती निकली थी, पीरू, आरव को अपनी कोख से जन्मे बच्चे से भी ज्यादा प्यार देना। लोग इसे अनाथ कहेंगे, पर तू इसे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। वादा कर कि तू इसकी माँ बनेगी। प्रियांशी ने तब अपनी बहन की आंखों में उतरी मौत की परछाई को देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि उस वादे की कीमत उसे अपनी पूरी पहचान मिटाकर चुकानी पड़ेगी। माँ बनने का वादा तो उसने बहन से किया था, लेकिन किसी की पत्नी बनने का सौदा उसने कभी सोचा भी ना था। पत्नी? पर आप तो जानते हैं कि ये सच नहीं। प्रियांशी की आवाज़ मुश्किल से निकली थी। अथर्व ने ठंडी हवा भरी और दूर जलती हुई चिता की आखिरी लपटों को देखते हुए कहा, समाज को सच से मतलब नहीं होता प्रियांशी, उसे सिर्फ एक नाम चाहिए होता है। तुम्हारे पिता और भाई ने तुम्हें मरा हुआ मान लिया है। अगर तुम इस बच्चे को लेकर कहीं और गई तो लोग तुम पर और इस मासूम पर उंगलियां उठाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि आरव कल को अनाथ या नाजायज जैसे शब्द सुने? प्रियांशी ने कसकर आरव को अपने सीने से लगा लिया था और बोली, नहीं। फिर उसकी आंखों के सामने उसके भाई का चेहरा घूम गया था, जो झूठी इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। प्रियांशी ने अपनी सिसकियां रोकने के लिए अपने होठ दांतों तले दबा लिए थे, लेकिन अंदर का शोर थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे महसूस हुआ कि उस आग की लपटें उसे घेर रही थीं। उसे शमशान की खुली जगह में भी कैद जैसा महसूस होने लगा था। आरव उसकी उंगली थामे सो रहा था, मासूम और अनजान, लेकिन प्रियांशी को लग रहा था कि उस नन्ही सी पकड़ ने उसकी बेड़ियां और सख्त कर दी हैं। उसने अपनी कांपती निगाहें उठाईं और अथर्व के चेहरे को पढ़ना चाहा, पर वहां सिवाय एक सख्त चट्टान के और कुछ न था। प्रियांशी ने एक गहरी और कांपती हुई सांस ली। आरव ने उसकी गोद में थोड़ी हलचल की, जैसे वे अपनी मौसी की धड़कनों की बेचैनी महसूस कर रहा हो। प्रियांशी को लगा जैसे दीपाली की रूह आसपास ही कहीं है और उसे उस वादे की याद दिला रही है। उसने अपनी सूजी हुई आंखें साफ की और अथर्व की ओर देखते हुए धीमी आवाज में पूछा, क्या इस झूठ की आड़ में मैं आरव को वही जिंदगी दे पाऊंगी जो मेरी दीदी उसके लिए चाहती थी, या फिर आपकी इस पुश्तैनी दहलीज पर मेरी पहचान के साथ साथ आरव का सच भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? हम सच भी तो बता सकते हैं ना सबको, आरव बच्चा है, उससे किसी की क्या दुश्मनी। प्रियांशी की बातें सुनकर अथर्व के चेहरे पर एक पल के लिए पुरानी यादों की एक हल्की सी लकीर उभर आई थी। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, मैं जानता हूँ वो लोग आरव को नहीं अपनाएंगे। सच्चाई से पेट नहीं भरता और ना ही समाज सम्मान देता है। फैसला तुम्हारा है, या तो सच बोलकर सड़क पर आरव को अनाथ बनने के लिए छोड़ दो, या इस झूठ को ओढ़कर आरव की माँ और मेरी पत्नी बन जाओ। शमशान की उस राग भरी हवा में पत्नी शब्द उसे किसी वरदान जैसा नहीं बल्कि एक भारी बोझ जैसा लगा था। आरव की हल्की सी सांसें उसके कुर्ते को भिगो रही थीं। उसे अपनी पढ़ाई, अपना आईएएस बनने का सपना और वे बंद घर याद आया, जहाँ उसके पिता ने उसे कैद कर दिया था, और अब एक और कैद। पर यह कैद शायद उसे आरव की सुरक्षा दे सकती थी। ठीक है, प्रियांशी ने रूंधे गले से कहा, आरव के लिए मैं कुछ भी बनने को तैयार हूँ। शमशान की हवा अब ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन प्रियांशी के अंदर जैसी आंधियां चल रही थीं। उसके सामने खड़ा आदमी उसे सहारा भी दे रहा था और उसकी पहचान भी छीन रहा था। अथर्व ने प्रियांशी का जवाब सुनकर एक गहरी सांस ली, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेरुखी थी, जैसे उसने भावनाओं को उसी चिता के साथ भस्म कर दिया हो। वह बिना पीछे मुड़े अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया था। प्रियांशी गोद में सोए हुए आरव को संभाले भारी कदमों से उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसे लग रहा था कि हर कदम के साथ वे अपने सपने की राख पर पैर रख रही है। अथर्व अपनी कार के पास पहुंचा। उसने एक झटके से गाड़ी के आगे का दरवाजा खोला और वहीं रुक गया था। उसकी खामोशी प्रियांशी को चुभ रही थी। प्रियांशी ने एक पल के लिए उसे देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी उलझन थी। उसने सोचा शायद ये सहारा देने का एक तरीका है। जैसे ही प्रियांशी उस खुली सीट पर बैठने के लिए आगे बढ़ी और अपना पैर अंदर रखने ही वाली थी कि धड़ाम, अथर्व ने पूरे गुस्से और ताकत के साथ गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया था। आवाज़ इतनी तेज थी कि आरव नींद में सिहर उठा और प्रियांशी डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई थी। नौकर नहीं हूँ तुम्हारा। अथर्व की आवाज़ में बर्फ जैसी ठंडक और जहर जैसी कड़वाहट थी। उसने प्रियांशी की आंखों में आंखें डालकर कहा, इतने भी एटिकेट्स नहीं है कि जब कोई अपने लिए फ्रंट डोर ओपन करे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ मेरी बराबरी की हैसियत से बैठ सकती हो? ये ड्राइविंग सीट है। ये दरवाज़ा मेरे लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। प्रियांशी का चेहरा फक पड़ गया था। उसके हाथ की चूड़ियाँ कांपने लगी थीं। उसके रूंधे गले से एक शब्द भी नहीं निकला था।
उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान ने अभी उसे पत्नी का नाम देने की बात की थी, वे अगले ही पल उसे उसकी औकात याद दिला देगा। वह चुपचाप सिर झुकाए पीछे वाले दरवाजे की ओर बढ़ी और बिना विरोध किए आरव को लेकर बैठ गई थी। उसने अपने कांपते हाथों को भी थाम लिया था ताकि कोई आवाज़ ना हो। गाड़ी के अंदर की घुटन हॉस्पिटल की हवा से भी ज़्यादा भारी थी। वहीं दूसरी तरफ प्रियांशी के घर में सन्नाटा तो था, पर वो मातम का नहीं बल्कि एक कठोर अहंकार का था। उसके पिता चौधरी विक्रम सिंह अपने बरामदे में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके चेहरे पर अपनी बेटी के मर जाने का कोई अफसोस नहीं था। उनके सामने उनका बेटा खड़ा था, जिसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी। प्रियांशी के भाई अजीत ने अपने हाथ में पकड़ी लाठी को जमीन पर जोर से पटका। उसकी आंखों में वही पुरानी रूढ़िवादी सोच और खून सवार था। बाबूजी, गाँव की बातें तो हवा हैं, आज उड़ेंगी कल बैठ जावेंगी, अजीत ने अपने पिता के पास झुकते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी संतुष्टि थी, पर असली बात तो बदनामी की जड़ को उखाड़ फेंकने की है। मैंने गांव के कुछ लड़कों को पीछे भेज दिया है। न दीपाली की वो मनहूस निशानी का पता रहेगा और न ही प्रियांशी का। विक्रम सिंह ने हुक्के का एक लंबा कश लिया और धुआं छोड़ते हुए अपनी पथराई आंखों से बेटे को देखा। उनके चेहरे पर अपनी ही संतानों के लिए कोई ममता नहीं थी, बस मर्यादा का एक खोखला मुखौटा था। विक्रम सिंह ने धुएं का एक लंबा कश खींचा और ठंडी आवाज़ में बोले, हमारे खानदान के लिए वो उसी पल मर गई थी जब उसने उस अनाथ बच्चे की खातिर मेरी दहलीज लांगी थी। वो भूल गई से उस दीपाली की वजह से हमें अपना पुश्तैनी घर छोड़कर गांव आना पड़ा। अजीत उनके पैरों में झुकते हुए बोला, सही कहा बाबूजी, इन लड़कियों को पता होना चाहिए कि बाप की मर्जी के बिना घर की चौखट लांघने का एक ही नतीजा हो, वह है मौत। अगर आज ढील दे दी तो गलगांव की हर छोरी अपनी मनमर्जी करेगी। मैंने लड़कों को बोल दिया है कि काम ऐसा होवे कि नाम ना आए। विक्रम सिंह ने गर्दन हिलाकर अपनी सहमति दी। तभी हवेली का एक नौकर डरते हुए पास आया, शायद गांव वालों की सुगबुगाहट लेकर। अजीत ने उसे देखते ही दहाड़ कर कहा, सुन ले, गांव में कोई भी पूछे तो अपनी लुगाई और महतारी से साफ कह देना कि प्रियांशी को उनके बुआ के घर भेज दिया गया है, और खबरदार जो किसी ने प्रियांशी या उस बच्चे का नाम भी लिया तो हमारे लिए वो दोनों आज ही गंगा में विसर्जित हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अथर्व की गाड़ी तेजी से हाईवे पर दौड़ रही थी। पिछली सीट पर बैठी प्रियांशी की रूह कांप रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस घर को वो अपना समझती थी वहाँ उसके कफन की तैयारी हो चुकी थी। अथर्व ने रियर व्यू मिरर से प्रियांशी की सूजी हुई आंखों को देखा। उसके चेहरे पर अभी भी वही गुस्सा था जो दरवाजा पटकते वक्त दिखा था। रोने से कुछ नहीं बदलेगा, अथर्व ने बिना पीछे मुड़े रूखी आवाज में कहा। अब से तुम्हारी हर सांस मेरी मर्जी की मोहताज है। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अपनी इस बेचारी वाली सूरत को कहीं दफन कर दो, क्योंकि जिस घर में मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वहाँ आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। प्रियांशी ने आरव को और जोर से भींच लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनों की नफरत से डरे या उस इंसान के उस एहसान से जो हर पल उसकी आत्मा को कुचल रहा था। सूरज की किरणें पूरी तरह से आसमान पर अपनी हुकूमत जमा चुकी थीं। हाईवे का शोर पीछे छूट गया और अथर्व की गाड़ी एक आलीशान मगर भारी भरकम नक्काशीदार दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था त्रिपाठी भवन। हवेली के विशाल आंगन में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। वातावरण में अगरबत्ती की खुशबू और तुलसी की महक घुली हुई थी, लेकिन हवा में एक तरह का अनुशासन और कठोरता भी साफ महसूस की जा सकती थी। शारदा जी अपने सिर पर पल्लू संभाले हमेशा की तरह आंगन में तुलसी पूजन कर रही थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जिसे देखकर घर का कोई भी सदस्य अपनी आवाज़ ऊंची करने की हिम्मत नहीं करता था। वहीं बरामदे में नवयोग जी अपने बाकी भाइयों के साथ बैठे हुए थे। उनके हाथों में चाय के प्याले थे, लेकिन जुबान पर सिर्फ व्यापार और मुनाफे की बातें थीं। नवयोग जी की नज़रें हमेशा भविष्य की रणनीति पर होती थीं और उनके लिए परिवार एक धंधे की तरह था जिसे नियमों से चलाना ज़रूरी था। आंगन के कोने में राहुल अपनी सुबह की एक्सरसाइज में जुटा था, पसीने से तरबतर और अपनी ही दुनिया में मग्न था। अथर्व की गाड़ी पार्टिको में रुकी। गाड़ी के इंजन के बंद होते ही भारी सन्नाटा छा गया था। प्रियांशी ने घबराहट में बाहर निकलना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाज़ा खोलती अथर्व की सख्त आवाज़ गूंजी, यहीं रुको, जब तक मैं न कहूँ बाहर पैर भी मत रखना। अथर्व ने आदेशात्मक लहजे में कहा और खुद बाहर निकल गया था। जैसे ही अथर्व गाड़ी से बाहर आया और आंगन की तरफ बढ़ा, शारदा जी ने लोटा जमीन पर रखा और घूमकर उसे देखा। उनकी आंखों में ममता कम और शिकायत ज्यादा थी। रात भर से गायब थे तुम? शारदा जी की आवाज़ में एक तीखापन था। उनकी रूढ़िवादी सोच के अनुसार घर के बड़े बेटे को इस तरह रात भर बिना बताए बाहर रहना नियमों के खिलाफ था। उन्होंने थोड़ा खींचते हुए कहा, शर्म और लिहाज तो जैसे इस घर से विदा हो गए हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि मोहल्ले वाले और घर के बड़े क्या सोच रहे होंगे? कहाँ थे रात भर तुम? कॉल भी नहीं उठाया। संस्कार क्या सिर्फ किताबों में रखने के लिए होते हैं अथर्व? नवयोग जी ने भी चाय का प्याला मेज पर रखा और अपनी गहरी निगाहें अथर्व पर टिका दी थीं।
किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि उस बंद गाड़ी के अंदर प्रियांशी अपनी सांसें रोके बैठी है। शारदा जी को अथर्व को फटकारते देखकर राहुल भी अपनी एक्सरसाइज खत्म कर तौलिया कंधे पर डालते हुए आगे बढ़ा। उसने अपनी पानी की बोतल उठाई और एक घूंट भरते हुए शरारत भरे लहजे में कहा, हाँ भाई, सुबह से कितनी कॉल की मैंने आपको, कुछ तो ख्याल किया करो। आपको पता है माँ ने सुबह से आसमान सिर पर उठा रखा था, कहाँ रह गए थे आप? अथर्व ने एक गहरी और लंबी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। उसने राहुल या माँ की तरफ देखे बिना सीधे बरामदे की ओर रुख किया और धीमी मगर साफ आवाज में कहा, मैं किसी को लाने गया था। पूरे आंगन में जैसे सन्नाटा पसर गया था। राहुल के हाथ से पानी की बोतल छूटते छूटते बची थी। वह एक पल के लिए ठिठका, फिर असहज होकर हंसने लगा था, लेकिन अथर्व के चेहरे की सख्ती को देखकर राहुल की हंसी गले में ही अटक गई थी। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, किसे भाई? अथर्व ने एक गहरी सांस ली। उसके गले की नसें तन गई थीं। वह एक पल के लिए रुका, जैसे शब्दों को तोल रहा हो। वो उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई थी। रोहित भैया और दीपा। चटाक। पूरा आंगन उस आवाज़ से गूंज उठा था। राहुल के हाथ से बोतल सच में छूट गई थी। शारदा जी के होंठ खुल गए, पर आवाज़ नहीं निकली थी। अथर्व का चेहरा एक तरफ झटक गया था। उसके गाल पर उभरी उंगलियों की लाल छाप सुबह की धूप में साफ दिख रही थी। ये थप्पड़ किसी और का नहीं, नवयोग जी का था। उनकी आंखों में खून उतर आया था। दांत भींचते हुए उन्होंने फुसफुसाकर कहा, उस भगोड़े का नाम इस घर में लेना मना है, समझे तुम? उसकी परछाई भी इस घर पर पड़ी तो जान ले लूंगा उसकी। उनकी आवाज़ धीमी थी, पर उसमें ऐसा जहर था कि हवा भी जम गई थी। अथर्व ने धीरे से अपना चेहरा सीधा किया। उसकी आंखों में दर्द नहीं था, पर उसे उसी पल एहसास हो गया, अगर उसने सच बता दिया कि आरव रोहित का बेटा है तो ये घर उस बच्चे को कभी नहीं अपनाएगा। बरामदे की सीढ़ियों के पास खड़ा राहुल अब पूरी तरह से गंभीर हो चुका था। भाई, क्या हुआ है? रोहित भैया का नाम क्यों ले रहे हो? आप तो जानते हैं ना पापा नफरत करते हैं उनसे। शारदा जी भी कांपती आवाज में गुस्से से बोली, रोहित हमारे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन वो उस गैरजात की लड़की के साथ भागा था। उसका इस घर से कोई लेना देना नहीं है। अथर्व की मुट्ठियां भीज गई थीं। उसका मन चीख कर कहना चाहता था, हाँ मर चुका है वो, खुशियां मनाइए आप सब। पर वे खून का सा घूंट पीकर रह गया था। उसने पहली बार सीधे अपने पिता की आंखों में देखा, पर कुछ कहा नहीं। उसी वक्त पार्टिको में खड़ी गाड़ी के अंदर प्रियांशी की सांसें अटक गई थीं। उसे थप्पड़ की आवाज़ साफ सुनाई दी थी। उसने आरव को और कसकर सीने से लगा लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे इस घर में शरण लेने आई है या किसी नई लड़ाई के मैदान में, जहां हर रोज़ उसे खुद को साबित करना होगा। आंगन में सन्नाटा अभी भी पसरा हुआ था। नवयोग जी ने कठोर स्वर में कहा, अब जो भी कहना है साफ साफ कहो, किसे लाए हो तुम? अथर्व ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर बहुत सपाट आवाज में बोला, अपनी पत्नी को। अथर्व के ये शब्द जैसे आंगन के बीचों बीच पत्थर की तरह गिरे थे। राहुल के मुंह से अनायास ही निकला, क्या? शारदा जी का हाथ अपने माथे पर चला गया था। बिना बताए शादी? नवयोग जी की आंखें सिकुड़ गई थीं। कहाँ है वो? अथर्व ने बिना पीछे देखे कहा, गाड़ी में। सारे घर की नज़र एक साथ पार्टिको की ओर घूम गई थी। गाड़ी के अंदर बैठी प्रियांशी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे बाहर तक सुनाई दे रहा होगा। उसे याद आया, अभी कुछ देर पहले वही आदमी उसे पीछे वाली सीट की औकात बता रहा था और अब उसी ने उसे अपनी पत्नी कह दिया था। पर यह सहारा था या एक और कैद, वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी। अथर्व ने कठोर आवाज में कहा, बाहर आओ। प्रियांशी कांपते हाथों से आरव को सीने से चिपकाए तेज धड़कनों के साथ गाड़ी से बाहर निकली। जैसे ही उसके पैर आंगन की जमीन पर पड़े, वहां मौजूद हर शख्स की सांसें जैसे गले में अटक गई थीं। सारी औरतें आंगन में झांकने लगी थीं। अथर्व की गाड़ी से एक अनजान लड़की और उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा। ये नज़ारा किसी के लिए भी सहनीय नहीं था। शारदा जी के हाथ से पूजा की थाली छूटते छूटते बची थी। उन्होंने पत्थर की तरह भारी कदमों से थाली को वहीं पास के चबूतरे पर टिकाया और किसी तूफान की तरह प्रियांशी की ओर झपटी। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि प्रियांशी को संभलने का मौका भी नहीं मिला था। शारदा जी ने आओ देखा न ताओ, प्रियांशी के पास पहुंचकर एक झटके में उसके बाल पकड़ लिए और उसका चेहरा अपनी ओर ऊपर की तरफ खींचा, जिससे उसका दुपट्टा फिसलकर जमीन पर गिर गया था। ये उल्टा कौन है अथर्व? शारदा जी की आवाज में नफरत का उबाल था। किस नीच खानदान का पाप उठाकर ले आया है तू इस घर की दहलीज पर? बता मुझे, अपनी जाति की तो है ना ये? शारदा जी ने घबराते हुए कहा। वे अपना एक बेटा खो चुकी थी, दूसरा नहीं खोना चाहती थी। उन्हें डर था कि कहीं अथर्व भी उनसे रोहित की तरह दूर ना हो जाए। प्रियांशी दर्द और अपमान से करा उठी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आरव, जो अपनी मौसी की तकलीफ देख रहा था, जोर जोर से रोने लगा था। रोने की आवाज़ सुनकर शारदा जी की नज़र अब आरव पर गई।
जो करीब 2 साल का लग रहा था। उन्होंने प्रियांशी को एक झटके के साथ पीछे धकेला और चिल्लाकर बोली, और बच्चा, वो भी 2 साल का? क्या तूने भी इस खानदान की साख को शमशान की राख समझ लिया, जो कोई भी गंद उठाकर ले आया? नवयोग जी और राहुल स्तब्ध खड़े थे। पूरे आंगन में एक ऐसा सन्नाटा छा गया था जिसमें सिर्फ आरव के रोने की आवाज़ और शारदा जी की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। त्रिपाठी भवन के आंगन में नफरत का उबाल अपने चरम पर था। नवयोग जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उन्होंने अपनी भारी आवाज़ में घर की औरतों को ललकारते हुए कहा, शारदा, गायत्री, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? इस लड़की को उठाओ और धक्के मारकर घर से बाहर फेंको। हमारे पूर्वजों की इस पावन दहलीज पर किसी ऐसी लड़की की जगह नहीं जो शादी से पहले ही अपना मुंह काला कर बैठी हो और उसे त्रिपाठी खानदान का नाम दे रही है। यह खानदान मर्यादा से चलता है। नवयोग जी का आदेश मिलते ही घर की बाकी औरतें और शारदा जी एक साथ प्रियांशी की तरफ आईं। प्रियांशी अपनी आंखें मूंदकर आरव को बचाने के लिए झुक गई थी। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी पूरे आंगन में बिजली की कड़कड़ाहट जैसी एक आवाज़ गूंजी, बस रुक जाइए सब। अथर्व, जो अब तक खामोश खड़ा थप्पड़ और गालियों का वार सह रहा था, एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ में वह अधिकार था जिसे टाला नहीं जा सकता था। उसने बड़ी सहजता मगर दृढ़ता से शारदा जी के हाथ प्रियांशी के बालों से हटाया और उसे संभाल कर खड़ा किया। दुपट्टा उसके कंधों पर डालकर उसे अपने पीछे कर लिया था। सबकी आंखों में आंखें डालकर अथर्व ने वो झूठ बोला जो प्रियांशी के वजूद की नई हकीकत बनने वाला था। पत्नी है मेरी। 3 साल पहले ही लंदन में इससे शादी कर ली थी मैंने। पूरा आंगन जैसे बर्फ बन गया था। नवयोग जी के उठे हुए हाथ हवा में ही थम गए थे। अथर्व ने अपनी आवाज़ को थोड़ा और गहरा करते हुए कहा, रही बात जात पात की तो तसल्ली रखिए, अपनी ही जाति की है ये बच्चा नाजायज़ नहीं, त्रिपाठी खानदान का वारिस है। अब अगर किसी ने भी इस पर या मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की कोशिश की तो याद रखिएगा कि आप अपने वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। एक ब्राह्मण होकर आप अपने कहे वचनों से नहीं फिर सकते। त्रिपाठी भवन के आंगन में अथर्व के इस खुलासे ने जैसे एक तूफान सा ला दिया था। नवयोग जी की आंखों में अभी भी वही देखती हुई नफरत थी, लेकिन अथर्व के शब्दों ने उन्हें अपनी ही कही हुई बात के जाल में फंसा लिया था। अथर्व ने अपने पिता की ओर एक कदम बढ़ाया और बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, पिताजी, शायद आप अपना वचन भूल रहे हैं। इसी आंगन में आपने मुझसे वादा किया था कि अगर लड़की अपनी ही जाति की हुई तो आप मेरी पसंद का सम्मान करेंगे और मेरी शादी करा देंगे। मैंने आपकी मर्यादा का मान रखा है। प्रिया अपनी ही बिरादरी से है। अब क्या आप अपने ही शब्दों से पीछे हटेंगे? शारदा जी ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और वहीं चबूतरे पर बैठ गई थी। हे राम, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने अथर्व। 3 साल से तूने हमें इस धोखे में रखा। अपनी माँ को इतना पराया कर दिया कि एक बार बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वह सिसकते हुए अपना माथा पीट रही थी। ये घर है या कोई धर्मशाला जहाँ तू जब चाहे जिसे चाहे उठा लाए? उनकी आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा अपमान और डर था। समाज का, रिश्तेदारों का और इस बात का कि लोग क्या कहेंगे। बड़ा बेटा भाग गया और छोटे ने तो गुपचुप शादी ही कर ली। पूरे माहौल में तनाव इतना बढ़ गया था कि लग रहा था कि नवयोग जी फिर से हाथ उठा देंगे। और वो हाथ उठाने ही वाले थे कि तभी बरामदे के एक कोने से एक भारी और अनुभवी आवाज़ गूंजी। ये अथर्व के ताया जी पंडित रामेश्वर जी थे। उनके साथ उनकी पत्नी सुशीला ताई जी भी बाहर निकल आई थीं। रामेश्वर जी ने अपने छोटे भाई नवयोग के कंधे पर हाथ रखा और शांत लहजे में बोले, खुद को संभालो नवयोग, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। वे थोड़ा झुककर अपने कंधे पर गमछा ठीक करते हुए बोले, लड़की अपनी ही जात की है ना तो कोनो दिक्कत नहीं है अपनाने में। जवान खून है, गलती वलती हो जाती है। उन्होंने माहौल को हल्का करने की कोशिश में एक फीकी हंसी भी छोड़ी। अब तुमने लड़का विदेश पढ़ाने भेजा था तो अब भुगतो। विदेश में रहे हैं दोनों, वहाँ तो ये सब आम बात हो वह है। हमने समझाया था। खैर, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारा छोटा बेटा तुम्हारे बड़े जैसा नहीं निकला। कम से कम जात देखकर प्रेम किया है। ये ताना भी था और समझाने का तरीका भी। अथर्व ने कम से कम खानदान की नाक तो नहीं काटी ना। ताई जी ने भी हामी भरी और नवयोग जी की ओर देखते हुए कहा, देवर जी, गुस्सा ठंडा करो। शुक्र करो भगवान का कि आपका बेटा आपके बड़े बेटे रोहित जैसा कुल कलंक नहीं निकला। रोहित तो मर्यादा भूलकर दूसरी जात की लड़की के पीछे भागा था, पर अथर्व ने प्रेम भी किया तो अपनी जाति देखकर किया। अब जो बीत गई सो बात गई। इस नन्हे वारिस को देखो, ये त्रिपाठी खानदान का खून है। नवयोग जी की मुट्ठियां धीरे धीरे ढीली हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे का कठोर भाव नहीं बदला था। उन्होंने एक गहरी और कड़वी सांस ली। उनकी आंखों में अभी भी वही पुरानी कठोरता थी, लेकिन भाई और भाभी की बातों ने उनके हाथों की कड़वाहट को जंजीरों में बांध दिया था। नवयोग जी ने अपनी नजरें झुकाकर जमीन पर गड़ी प्रियांशी की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर अपने कमरे की ओर चल दिए थे।
वे अपने बड़े भाई का सम्मान करते थे, पर उनकी नज़रों में कोई आशीर्वाद नहीं था। ताई जी, सुशीला ने आगे बढ़कर डरी सहमी प्रियांशी का कंधा पकड़ा। उन्होंने प्रियांशी की सूजी हुई आंखों और आरव के डरे हुए चेहरे को देखा। सुशीला जी ने अथर्व को इशारा करते हुए अपनी ममता भरी आवाज में कहा, शारदा, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? बहू को और इस नन्हे बालक को अंदर लेकर जाओ। घर की लक्ष्मी और वारिस इस तरह से आंगन में खड़े अच्छे नहीं लगते। पंडित जी से बुलवाकर पहले घर की शुद्धि करवाते हैं और फिर बहू के गृह प्रवेश की छोटी सी रस्म करवा लेंगे। समाज पूछेगा तो कह देंगे कि विदेश में ही ब्याह हो गया था। बस अब बहू को घर लाए हैं। सुशीला जी ने प्रियांशी के हाथ से आरव को लेने की कोशिश की, पर प्रियांशी ने उसे और कसकर पकड़ लिया था, जैसे डर रही हो कि कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। अथर्व ने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया कि वह शांत रहे। सुशीला जी ने धीमी आवाज में प्रियांशी से कहा, चलो बहू, अंदर चलो। यहाँ खड़ी रहोगी तो लोग तुम्हें अपनी नफरत की आग में ही जला देंगे। अब ये तुम्हारी ससुराल है और ये बच्चा यहाँ का भविष्य है। प्रियांशी भारी कदमों से अपने वजूद की अर्थी के ऊपर पैर रखती हुई उस आलीशान कैदखाने की दहलीज पार करने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसने आरव की जिंदगी तो बचा ली है, लेकिन खुद को एक ऐसे गहरे कुएं में धकेल दिया है जहां से बाहर निकलने का हर रास्ता अथर्व के उस एक झूठ ने बंद कर दिया था। अथर्व पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जीत का कोई भाव नहीं था, बस एक ऐसा पत्थर जैसा एहसास था जिसने आज अपनी ही आत्मा का सौदा कर लिया था। प्रियांशी जैसे ही सुशीला ताई जी के साथ अंदर दाखिल हुई, त्रिपाठी भवन की भव्यता उसे निगलने को तैयार थी। त्रिपाठी भवन केवल एक मकान नहीं, बल्कि पुरानी ईंटों और रूढ़ियों से बना एक घर था। प्रियांशी जैसे जैसे अंदर बढ़ रही थी, उसे उस हवेली के विस्तार का एहसास हो रहा था। हवेली के ऊंचे गलियारे किसी भूल भुलैया जैसे थे। यहाँ कुल 18 बड़े कमरे थे जो एक विशाल आंगन को घेरे हुए थे, जहाँ पूरा कुनबा एक ही छत के नीचे रहता था। नवयोग जी 3 भाई थे, सबसे बड़े पंडित रामेश्वर जी, फिर खुद नवयोग जी और सबसे छोटे महेंद्र जी, गायत्री चाची के पति। तीनों भाइयों का अपना अपना परिवार, उनके बच्चे और बहुएं, सब मिलकर इस हवेली की दीवारों को हर वक्त शोर और साजिशों से भरे रखते थे। जैसे ही प्रियांशी बैठक से गुजरी, उसकी नज़र उस विशाल रसोई पर पड़ी जो किसी छोटे मोटे होटल के किचन जैसी लग रही थी। वहाँ पीतल के बड़े बड़े कलश और भारी बर्तन रखे हुए थे। यही वह जगह थी जहाँ पूरे त्रिपाठी परिवार का खाना एक साथ बनता था। वहाँ खड़ी चाची गायत्री ने उसे घूरते हुए कटाक्ष किया, देख क्या रही हो? इस रसोई में 25 लोगों का खाना एक साथ पकता है। वैसे भी हमारे यहाँ बहुएं घूंघट में और रसोई की दहलीज के भीतर ही शोभा देती हैं। सुशीला ताई जी ने प्रियांशी को और आगे बढ़ाया, चलो बहू, ऊपर वाला कमरा अथर्व का है, फिलहाल वही तुम्हारी जगह है। तभी गायत्री जी बोली, दीदी, अब तो अथर्व के साथ ही रहना है, पहले हम भी तो थोड़ी जान पहचान बढ़ा लें। वो लोग उसे अपने साथ बैठक में ले गई थीं। बैठक में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि दीवारें भी उसे शक की नज़रों से देख रही हैं। घर की अन्य औरतें, चाची गायत्री और छोटी बहुएं काम छोड़कर वहीं जमा हो गई थीं। उनकी नज़रों में ना तो स्वागत था और ना ही कोई ममता, बस एक चीर देने वाली जिज्ञासा और कड़वाहट थी। गायत्री चाची ने तिरछी नज़रों से प्रियांशी को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ते हुए सुशीला जी से कहा, जी देख तो लीजिए इसे, शक्ल सूरत तो ठीक ही लगे है, पर हिम्मत तो देखिए। 3 साल तक विदेश में रहकर गुलछर्रे उड़ाए और अब सीधे वारिस लेकर चौखट पर खड़ी हो गई हैं। फिर उन्होंने प्रियांशी के पास जाकर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किया और तीखे स्वर में पूछा, कितनी उम्र की हो तुम? प्रियांशी के गले में शब्द अटक गए थे। उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा कि वह तो अभी महज 19 साल की है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आरव पर गई, जो अथर्व के झूठ के मुताबिक 3 साल का वारिस था, उसके पैर डगमगा गए थे। अगर वह अपनी असली उम्र बताती तो अथर्व का झूठ और आरव की सुरक्षा एक पल में ढह जाती। उसने अपने सूखे होठों को जीभ से भिगोया और सिसकते हुए दबी आवाज में कहा, 21 साल? गायत्री ने एक कुटिल हंसी छोड़ी, यानी 18 साल की उम्र में ही तुम? खैर, क्या कहें आजकल की लड़कियों को, इन्हें तो जैसे मर्यादा का मतलब ही नहीं पता। तभी आरव, जो सुबह से डरा हुआ और भूखा था, जोर जोर से बिलखने लगा था। उसके रोने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई थी। प्रियांशी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस माहौल में वे क्या मांगे। उसने अपनी नम आँखों से आंसू पोंछते हुए सुशीला ताई जी की ओर देखा और बोली, वो दूध, आरव भूखा है, थोड़ा दूध मिलेगा क्या? गायत्री चाची ने ताना मारा, तुम्हारा अपना ही बच्चा है ना, या फिर फिगर खराब ना हो, इस वजह से हमारे घर के चिराग को दूध के लिए तरसाया ही है। प्रियांशी झिझकते हुए बोली, नहीं, मैं
अभी प्रियांशी को जवाब दे पाती कि पीछे से अथर्व के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। अथर्व ने देखा कि कैसे घर की औरतें प्रियांशी को घेर कर उसे अपनी बातों से लहूलुहान कर रही हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा उभर आया था। वह तेजी से आगे बढ़ा और बिना एक शब्द बोले प्रियांशी की कलाई को मजबूती से पकड़ा। अथर्व, ये क्या बदतमीजी है? शारदा जी चिल्लाईं। अथर्व ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसने प्रियांशी को लगभग सोफे से खींचते हुए उठाया। प्रियांशी लड़खड़ाई, पर आरव को उसने सीने से चिपकाए रखा था। मेरा कमरा ऊपर है, वो वहीं रहेगी, अथर्व ने ठंडे और दो टूक लहजे में कहा और उसे ज़बरदस्ती सीढ़ियों की ओर ले जाने लगा था। प्रियांशी उसके पीछे खींचती चली जा रही थी। उसे लग रहा था कि वह एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में जा रही है, जहां दूध के एक गिलास के लिए भी उसे अपनी आत्मा का सौदा करना पड़ सकता था। कमरे के अंदर पहुंचते ही अथर्व ने दरवाज़ा पैर से धकेला और प्रियांशी को अंदर कर दिया था। बाहर खड़ी औरतों की कानाफूसी अभी भी सुनाई दे रही थी, जो प्रियांशी के चरित्र की धज्जियां उड़ा रही थीं। कमरे के अंदर कदम रखते ही अथर्व ने पैर से दरवाज़ा पीछे की ओर धकेला। धड़ाम की आवाज़ के साथ कुंडी खुद ब खुद चढ़ गई थी। बाहर की कड़वी आवाज़ें और औरतों के ताने एक पल को थम गए थे, लेकिन कमरे के अंदर का सन्नाटा उससे भी ज़्यादा डरावना था। अथर्व ने प्रियांशी की कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत की और उसे लगभग घसीटते हुए सोफे की तरफ ले गया था। उसने प्रियांशी को जोर से सोफे पर धकेल दिया था। झटके के कारण प्रियांशी के हाथ से आरव लगभग फिसलने ही वाला था, पर उसने उसे सीने से चिपकाए रखा। आप क्या कर रहे हैं? प्रियांशी की आवाज़ कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू आविरल बह रहे थे। वह डर के मारे सोफे के कोने में सिमट गई थी। उसे लग रहा था कि शायद अथर्व भी अपने परिवार की तरह ही उस पर हाथ उठाएगा। उसने डरते हुए कहा, आरव को कुछ मत कहिएगा, उसे बस भूख लगी है। अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे वह कोई पत्थर की मूर्ति हो। वह मुड़ा और पास की टेबल पर रखा एक फीडर उठाया, जिसे उसने शायद गाड़ी से आते वक्त ही तैयार रखा था। उसने प्रियांशी की ओर हाथ बढ़ाया। प्रियांशी उसे करीब आते देखकर सहम गई थी और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। उसे लगा कि अथर्व उसे चोट पहुंचाएगा, लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसकी गोद का बोझ कम हो गया है। अथर्व ने बड़ी ही सख्ती मगर सलीके से आरव को प्रियांशी की गोद से अपनी बाहों में उठा लिया था। आरव भूख और डर की वजह से बिलख रहा था। अथर्व ने उसे सोफे के पास वाले दीवान पर लेटाया और बिना किसी भावना के रूखी आवाज में कहा, चुप हो जाओ बेटा। उसने आरव के रोते हुए मुंह में फीडर का निप्पल लगा दिया था। जैसे ही दूध की पहली बूंद आरव के गले में उतरी, उसका रोना धीरे धीरे सिसकियों में बदल गया था। वह अपनी नन्ही उंगलियों से अथर्व के हाथ को पकड़कर तेजी से दूध पीने लगा था। प्रियांशी फटी फटी आंखों से ये सब देख रही थी कि जो आदमी बाहर उसे अपनी मर्जी का मोहताज कह रहा था, वही आदमी अब बड़ी खामोशी से उसकी बहन की आखिरी निशानी का पेट भर रहा था। अथर्व ने आरव की तरफ देखते हुए बिना गर्दन घुमाए प्रियांशी से कहा, रोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी अपनी आंखें साफ करो। यह जान लो कि इस घर में अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें वह बनना पड़ेगा जो मैंने कहा है। अगर एक बार भी किसी को शक हुआ कि तुम आरव की मां नहीं हो, तो याद रखना, तुम्हारी और इसकी चिता उसी दिन इस आंगन में चल जाएगी। आरव की सांसें अब शांत हो चुकी थीं, पर प्रियांशी के अंदर का तूफान और बढ़ गया था। वो दीवार से सटकर खड़ी हो गई थी। अथर्व अभी आरव को सुला ही रहा था कि उसकी पारखी नजरों ने दरवाजे के नीचे की झिरी से एक परछाई हिलती देखी। गायत्री चाची अभी भी बाहर खड़ी कान लगा रही थीं। पूरे घर की जासूसी करना उनका पुराना शौक था। अथर्व के चेहरे पर एक पल के लिए सख्ती उभरी। उसने तेजी से आरव के ऊपर ब्लैंकेट डाला ताकि उसकी शक्ल न दिखे और आरव शांति से दूध पीता रहे। वह फिर बिजली की गति से पलटा और प्रियांशी की ओर बढ़ा, जो दीवार से लगकर कांप रही थी। इससे पहले कि प्रियांशी कुछ समझ पाती, अथर्व ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया था। प्रियांशी का दम जैसे गले में ही अटक गया था। उसके लिए यह सब किसी डरावने सपने जैसा था। वह उसके मजबूत हाथों की जकड़ में झटपटाने लगी और डरी हुई आवाज में फुसफुसाई, छोड़िए मुझे, ये आप क्या? अथर्व ने उसके कान के पास अपने दांत भींचते हुए बहुत ही धीमी मगर बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, चुपचाप खड़ी रहो। बाहर चाची खड़ी हैं और दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं है। अगर उन्हें ज़रा भी शक हुआ कि हमारे बीच कोई दूरी है तो घर भर में तमाशा करेंगी। और सुनो, अथर्व ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी ताकि बाहर से देखने वालों को ऐसा लगे जैसे ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। प्रियांशी भी अथर्व के समझाने पर
उसकी इस हरकत में उसका साथ दे रही थी। प्रियांशी के कसमसाने की आवाज़ सुनकर गायत्री चाची शर्माने लगी थीं। वहीं अंदर अथर्व ने उसके कान में फुसफुसाते हुए नहीं पहचान की बेड़ियां डाल दी थीं। आज से तुम्हारा नाम प्रियांशी चौधरी नहीं, प्रिया झा है। तुम्हारी मम्मी पापा लंदन में सेटल्ड हैं और पूरी तरह धार्मिक लोग हैं। तुम्हारी उम्र 21 साल है और तुम्हारा गोत्र वत्स है, समझी? प्रियांशी की आंखों में हैरानी और दहशत का मिला जुला भाव था। प्रिया झा? गोत्र वत्स? वह कांपते हुए बुदबुदाई। उसने अपना खानदान, अपना गोत्र और अपनी पहचान सब कुछ एक पल में खो दिया था। अथर्व ने उसे खुद से थोड़ा अलग किया, पर उसके कंधे अब भी उसके हाथों की गिरफ्त में थे। उसकी आंखों में झांकते हुए उसने चेतावनी दी, हाँ, और ध्यान रहे, ये लोग बचपन में तुम्हें एक आध बार देख चुके हैं। हालांकि तब तुम बहुत छोटी थी, पर फिर भी याद रहे कि कोई पहचान ना पाए कि तुम वही प्रियांशी हो। अब एक अच्छी बीवी की तरह सब कुछ संभालो। तुम्हारी एक भी गलती तुम्हारी और आरव की मौत का फरमान बन सकती है। अथर्व ने उसे छोड़ दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। प्रियांशी वहीं सोफे पर ढह गई थी। उसे समझ आ गया था कि अथर्व की उन बातों का क्या मतलब था। वहीं अथर्व ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, गायत्री चाची हकबका गई थीं। वे तो दरवाजे से कान सटाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन अचानक दरवाज़ा खुलने से वह लगभग अथर्व के ऊपर ही गिरते गिरते बची थीं। अथर्व की आंखों में वही सर्द गुस्सा था। उसने एक नज़र चाची को देखा, फिर बड़ी बेशर्मी से अपने कुर्ते के ऊपर के बटन को ठीक करने लगा था, जैसे अंदर कोई बहुत ही निजी पल चल रहा था। चाची, आप अभी तक यहीं हैं? अथर्व की आवाज़ में एक व्यंग्य था, जिसने गायत्री चाची को अंदर तक झंझोर दिया था। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। गायत्री चाची ने खुद को संभालते हुए पल्लू ठीक किया और चेहरे पर बनावटी सख्ती लाते हुए बोली, अरे वो मैं तो बस ये कहने आई थी कि बहू को नीचे ले आ। बड़ी ताई जी रसोई में इंतज़ार कर रही हैं। आखिर घर की बहू है तो कुल रीति तो निभानी होंगी ही ना, अब चाहे एक बच्चे की माँ ही क्यों ना हो। हमने तो पहली बार ही देखी है, हमें तो रस्में निभानी होंगी ना, या विदेश में ये सब भी भूल आए हो। अथर्व ने पीछे मुड़कर सोफे पर बेजान बैठी प्रियांशी को देखा। उसने एक गहरी सांस ली और गायत्री चाची की आंखों में देखते हुए कहा, प्रिया अभी थकी हुई है और बच्चा सो रहा है, लेकिन अगर रस्मों की इतनी ही चिंता है तो चलिए, हम थोड़ी देर में नीचे आते हैं। अथर्व की बात सुनकर गायत्री चाची पैर पटकते हुए वहां से चली गई थीं, क्योंकि उन्हें जो देखना था वो देख नहीं पाई थीं। चाची के जाते ही अथर्व वापस प्रियांशी की तरफ मुड़ा। वह उसके पास आया और उसके चेहरे पर बिखरी लटों को झटके से पीछे करते हुए बोला, सुना तुमने? अब तुम्हें उस रसोई में जाना है जहाँ 25 लोगों की नज़रें तुम्हारे चाल चलन और तुम्हारी बातों को तोलेंगी। याद रखना प्रिया, तुम एक अमीर और संस्कारी झा खानदान की बेटी हो। तुम्हारी जुबान से एक भी शब्द चौधरी वाला निकला तो संभालना मुश्किल होगा मेरे लिए। प्रियांशी को जैसे अथर्व की बातों का मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। वह आरव को निहार रही थी, जैसे अगर उसने पलक भी झपकाई तो वह ओझल हो जाएगा। उसने सूजी हुई आंखों से अथर्व की ओर देखा और बोली, वो आरव के कपड़े नहीं है मेरे पास, और डायपर्स, और उसे क्या चाहिए होगा। मुझे तो नहीं पता कि बच्चों को क्या चाहिए होता है। दीदी तो सब संभाल लेती थी, पर मैं। प्रियांशी का हाथ कांप रहा था। वह कभी अपने दुपट्टे को ठीक करती तो कभी आरव के पैर सहलाने लगती। उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे वह अपना होश खो चुकी हो। सदमे, थकान और डर ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर दिया था। अथर्व, जो अब तक खामोशी से उसे देख रहा था, अचानक उसके पास आया और उसकी बाँह को पूरी ताकत से झकझोर दिया था। प्रियांशी झटके से वर्तमान में लौटी और डर कर उसकी ओर देखने लगी थी। होश में आओ प्रिया। अथर्व की आवाज़ कमरे की दीवारों से टकरा कर गूंजी। ये पागलों जैसी हरकतें बंद करो। अगर तुम यहाँ इस तरह बिखर जाओगी तो बाहर खड़ी वो गिद्ध जैसी आंखें तुम्हें एक पल में नौ चलेंगी। उसने प्रियांशी की आंखों में आंखें डालकर बहुत सख्ती से कहा, सिर्फ तुमने अपनी बहन को नहीं खोया है प्रियांशी, मैंने भी अपना भाई खोया है। रोहित मेरा सगा भाई था। मेरा दिल भी उतना ही जल रहा है जितना तुम्हारा, पर मैं यहाँ तमाशा नहीं कर रहा हूँ। प्रियांशी ने एक हिचकी ली और चुप हो गई थी। अथर्व ने उसकी बाँह छोड़ दी थी, पर उसकी आवाज़ में गर्माहट अभी भी नहीं थी। डायपर्स, कपड़े और जो भी सामान चाहिए सब आ जाएगा। मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया है, शाम तक पहुंच जाएगा। अथर्व और प्रियांशी के बीच तनाव अभी कम भी नहीं हुआ था कि अचानक गलियारे में पायल की छन छन की आवाज़ गूंजने लगी। वह आवाज़ भारी थी और उसमें एक किस्म का अधिकार था।
अथर्व के कान खड़े हो गए थे। वह इस पदचाप को अच्छे से पहचानता था। उसने प्रियांशी की बाह छोड़ी और सख्त होकर दरवाजे की ओर देखने लगा था। तभी शारदा जी कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर वही पुरानी कड़वाहट और आंखों में तिरस्कार था। उन्होंने कमरे के बिखराव या प्रियांशी की हालत पर कोई ममता नहीं दिखाई, बल्कि उनकी नजरें सीधे अथर्व पर टिकी हुई थीं। वे खींचते हुए बोली, आप क्या यहीं इसके पल्लू से बंधे बैठे रहोगे? शारदा जी की आवाज़ में जहर घुला था। पूरा घर नीचे मेहमानों और तैयारियों में लगा है और तुम यहाँ इस उल्टा के पास दुपक कर बैठे हो। जाओ, शाम को महाशिवरात्रि की पूजा है, उसकी जिम्मेदारियां संभालो। सारा इंतजाम तुम्हें ही देखना है। अथर्व ने कुछ कहना चाहा, पर शारदा जी ने उसे हाथ के इशारे से चुप कर दिया था। उनकी नज़रें अब सोफे पर सिमटी हुई प्रियांशी पर जम गई थीं। इस लड़की को मैं खुद संभाल लूंगी, शारदा जी ने प्रियांशी की ओर एक कदम बढ़ाते हुए नफरत से कहा। उनकी आवाज़ में ऐसी ठंडक थी कि प्रियांशी ने अनजाने में ही आरव के ऊपर हाथ रख दिया था, जैसे वह उसे अपनी ढाल बना रही हो। मुझे भी तो देखना चाहिए कि लंदन से लौटकर आई इस महारानी को हमारी रस्में और रीति रिवाज कितने याद हैं। अथर्व को पता था कि अगर वह इस वक्त जिद करेगा तो शक और भी गहरा हो जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली और प्रियांशी की ओर एक चेतावनी भरी नज़र डाली, एक ऐसी नज़र जो कह रही थी, याद रखना तुम अब प्रिया झा हो। अथर्व बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया था। उसके जाते ही कमरे का तापमान जैसे गिर गया था। शारदा जी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और प्रियांशी के पास आकर खड़ी हो गई थी। उठो, शारदा जी ने आदेश दिया। ये रोने धोने का नाटक यहाँ नहीं चलेगा। आज महाशिवरात्रि है और हमारे घर की रीत है कि नई बहू ही भोग का प्रसाद तैयार करती है। और सुन लो, अगर जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो याद रखना कि तुम्हें बाहर फेंकने में मुझे एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। उन्होंने अलमारी से एक भारी जरी वाली साड़ी निकाली और प्रियांशी के पास फेंकते हुए कहा, उठो और तैयार हो जाओ और इस बच्चे को यहीं छोड़ो। प्रियांशी का दिल डूबने लगा था। आरव को अकेले छोड़कर उस अनजान रसोई में उन दुश्मन नजरों के बीच जाना उसके लिए किसी सूली पर चढ़ने से कम नहीं था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है और आप सबको मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़.